अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं दुआओं के साथ, दिन का आगाज़ करते हैं अल्लाह की नेमतों पे शुक्र के साथ। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी आप अपने दिन का आगाज़ करें ना, तो उसमें अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी हुई हैं, आपकी फ़ैमिली की सूरत में आपको जो सेहत दी हुई है, ये सबसे बड़ी जो है वो नेमत होती है। अच्छा, आज बात करते हैं हम शुरुआत में सब्र की। सब्र जो है वो क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सब्र करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सब्र करते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, उसके ऊपर सब्र कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो किसी न किसी प्रेशर का, किसी न किसी दबाव का या किसी न किसी ऐसी चीज़ का शिकार होते हैं या ऐसे मामलात का शिकार होते हैं जिसमें वो सब्र कर रहे होते हैं। और सब्र करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन जिस वक्त कोई भी शख्स सब्र कर रहा होता है तो उस वक्त अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं और नेमतें हैं वो सब्र करने वाले पर नाजिल हो रही होती हैं। और दुनिया में अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी चीज़ अगर साइलेंटली बहुत ज़्यादा ताकत रखती है तो वो सब्र ही है। सब्र जो है कौन करते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सब्र है ये कौन लोग करते हैं? सब्र वो लोग करते हैं जिनको अल्लाह पर यकीन होता है। सब्र वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर यकीन कामिल रखते हैं। सब्र वो लोग करते हैं जिन्हें इस बात का यकीन होता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बड़ी अच्छी नीयत से किया है और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है एक दिन अल्लाह ताला इन मामलात को ठीक कर देंगे। एक दिन अल्लाह ताला इन तमाम तर उन चीज़ों को ठीक कर देंगे जो कि इस वक्त में उनके हाथ में नहीं होती। तो सब्र का दामन अपने हाथ से ना जाने दें, सब्र करें। सब्र में बड़ी ताकत है, सब्र में बड़ी क़ुव्वत है और ये जो सब्र है ना, इसका फल बड़ा मीठा होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको शिकायत होती है कि हमारे जो घुटने हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेन रहती है। यानी कि जो जोड़ होते हैं, जोड़ों का जो दर्द होता है, घुटनों का जो दर्द होता है, चलने में मुश्किल होती है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि हमें नर्व पेन जो है वो हो रहा है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शायद हमारे कोई पैटेलर प्लेक्सस में जो है कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो इसका जो हल है, इसका जो वाहिद हल है, यानी जो होम रेमेडीज़ हैं, वो जो मुझे पर्सनली लगता है कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, वो होम रेमेडीज़ जो है वो कुछ इस तरीके से हैं कि आपने क्या करना है, आपने लेना है एक लीमू और उस लीमू को आपने बिल्कुल कट कर लेना है इसी शेप में जैसे आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है आपने इस लीमू के ऊपर वैसलीन लगानी है। वैसलीन लगाने के बाद आपने इसके ऊपर शक्कर डालनी है और शक्कर डालने के बाद जो है वो आपने क्या करना है कि इन तीनों को अच्छे तरीके से लीमू के ऊपर जो है वो मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसको अपना जो नी है, जो घुटना है, उसके ऊपर रब करना है। यानी कि आपने इसको अच्छे तरीके से रब करना है और उसके बाद फिर आपने इसको साफ़ करके किसी पानी से, कपड़े से साफ़ करके आपने फिर वापस टांग को बिल्कुल सीधे रखना है और 15 से 20 मिनट तक ये रेमेडी करके छोड़ देना है। हफ्ते में 3 दिन आप घुटनों के दर्द के लिए, जॉइंट पेन के लिए जो आपको घुटने में होता है, मस्कुलर पेन के लिए जो आपको घुटने में होता है, आप ये रेमेडी जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं डार्क सर्कल्स का। डार्क सर्कल्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। उसके लिए वो बहुत सारी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं, सीरम्स लेकर आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज करा रहे होते हैं, ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। लेकिन ये डार्क सर्कल्स जो हैं वो जान नहीं छोड़ रहे होते और ये डार्क सर्कल्स जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों के साथ जो है उनके चेहरे के ऊपर आपको नज़र आएंगे और वो पॉपअप भी नज़र आते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी है कि आपने ये करना है कि आपने नारियल का जो तेल है वो लेना है और उसके अंदर आपने कॉफ़ी पाउडर लेना है और कॉफ़ी पाउडर लेके आपने नारियल का तेल लेकर इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। अब आपने जब इसको नारियल के तेल के अंदर मिक्स कर लेंगे तो नारियल के तेल में मिक्स करने के बाद जो है फिर आपने ये करना है कि अच्छे तरीके से इसने आप जैसे आप स्क्रब करते हैं, यानी स्क्रबिंग करते हैं ना, तो आपने बिल्कुल वैसे ही स्क्रब करना है आँखों के नीचे। और आँखों के नीचे जैसे जैसे आप स्क्रब करते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको आइडिया होता जाएगा कि आप जितने दिन ये स्क्रबिंग करेंगे उतने दिन का जो है वो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन स्क्रबिंग आपने ऐसे नहीं करनी है कि आपने जो है वो बहुत ज़्यादा उसको घिसना है या आपने जो है बहुत ज़्यादा उसको इस तरह से मसाज करना है कि आपकी जो स्किन है खुदा ना खास्ता वो डैमेज हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो स्क्रब इस तरह से कर रहे होते हैं कि वो स्किन डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो आपने इसको बहुत जेंटली, बहुत सुपरफिशली जो है वो आपने इसका स्क्रब जो है बना के उसको स्क्रबिंग करनी है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं हम कि एक्चुअल में ये जो याददाश्त बढ़ाने वाले फूड्स होते हैं
या हमारा जो दिमाग कमज़ोर हो जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं, या हम दिमाग से बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं, अभी कोई ख़बर पड़ी है या अभी कोई चीज़ पड़ी है तो फ़ौरन से वो जहन से निकल जाती है, या बहुत सारे काम काज जो होते हैं वो जहन से निकल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है दिमाग की कमज़ोरी की वजह से होते हैं, और समहाउ सिवियर लेवल के ऊपर कहते हैं कि ये डेमनीशिया के ऊपर भी जा रहे होते हैं मामला। लेकिन ऐसे कौन से 5 फूड्स हैं जो कि आपकी अपनी डाइट इनटेक में शामिल कर सकते हैं, अपनी डाइट में ले सकते हैं? वो 5 फूड ये हैं कि आपने करना है ज़ाफ़रान का इस्तेमाल। जो लोग ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करते हैं ये उनके दिमाग को जो है बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं। ये ऐसे फूड हैं कि ये आपके दिमाग को तेज़ करते हैं। सब्ज़ पत्तों वाले जो ये सब्ज़ियाँ हैं आपने वो खानी है, एवोकाडो का आपने इस्तेमाल करना है, और फिर आपने हल्दी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो डार्क चॉकलेट होती है वो इस्तेमाल करनी है, दही इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरह के जो है वो फूड्स हैं जो कि दिमाग को तेज़ बनाने वाले फूड्स हैं। और ये जो डार्क चॉकलेट है इससे भी खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है, ज़ाफ़रान खाने से आपकी याददाश्त अच्छी होती है। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में जो है विटामिन ई होता है। इसके अलावा ये जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां होती हैं ना, ये आपको डेमनीशिया से बचाती हैं। हल्दी जो है उसकी अपनी स्पेशलिटी है। इसके अलावा दही जो है वो सबसे बेस्ट है इन तमाम तर चीज़ों में कि ये आपके जो याददाश्त है उसको अच्छा बनाती है। डार्क चॉकलेट जो है वो आपकी याददाश्त को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ बात करते हैं वेदर की। जी हाँ, जब हम बात करते हैं मौसम की और मौसम का जो हाल है वो आपको बताते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो एपेटाइट है ना वो भी इंक्रीज़ हो रही होती है। क्योंकि अगर मौसम अच्छा हो तो फिर अच्छा खाने पीने का दिल चाहता है, मौसम अच्छा हो तो फिर जो है वो दिल करता है कि अच्छी अच्छी बातें भी की जाएं। तो कल रात से लेकर आज सुबह तक जो कराची का मौसम है ना वो औसम ही रहा। और ये जो मौसम था इतना औसम रहा कि कई कराची के जो इलाके थे वहाँ पर बूंदाबांदी हो रही थी। कई कराची के इलाके जो थे वो वहाँ पर लोग बाहर निकले हुए थे और बूंदाबांदी को एंजॉय कर रहे थे। और ये जो बरसात है कराची के जो शहर है, मतलब हमारा जो शहर है कराची, यहाँ बरस रही थी मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें मारीपुर रोड था। इसके अलावा जो है उसके इतराफ़ में भी हल्की बारिश हो रही थी। अल-फलाह, शमसी सोसाइटी और मुलिका इलाकों में भी हल्की बारिश जो है वो कल रात को रिकॉर्ड की गई। अच्छा, फिर सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की तरफ भी जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन ओवरऑल पूरे कराची में ही जो है वो मौसम जो है बड़ा सुकून का हो रहा था। और शहरी जो हैं वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे। और शहरी यही कह रहे थे कि भाई कराची का मौसम जो है वो औसम हो गया है। और जब ये औसम मौसम हो जाए तो फिर इस मौसम में हर चीज़ जो है वो अच्छी अच्छी हो जाती है। तो ये था जी मौसम का हाल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब जो मौसम की जो करंट सिचुएशन है वो मैं आपके साथ में जो है वो शेयर करूंगी। और मौसम की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है कि आज दिन में 11 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा और आज दिन में 12 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा। तो इस हवाले से जानते हैं कि जी क्या है। आज 33 सेंटीग्रेड है 11 बजे, 33 सेंटीग्रेड है 12 बजे, 1 बजे भी 33 सेंटीग्रेड है और 2 बजे भी जो है वो 33 सेंटीग्रेड है। तो ये है ओवरऑल मौसम की सिचुएशन, मौसम का हाल जो मैंने आपके साथ में जो है वो शेयर किया है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। और अचानक से मेरे पास जो है ये क्या होता है कि मेरे पास पॉपअप करके क्यू कार्ड्स में से जो है ना वो दाल माश आ जाती है। लेकिन अभी हम दाल माश बताने नहीं लगे हैं, दाल माश के ऊपर हम जाने नहीं लगे हैं। अच्छा जी, अब खबर आपके साथ में शेयर करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो बड़ा अहम जो है वो विज़िट कर रहे हैं। और 2 रोज़ा जो है ये इनका विज़िट होगा। और आज से ही तकरीबन जो है ये तमाम तर जो सिचुएशन है, जो इजलास है वो शुरू हो जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ECO इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 17वें ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक 2 रोज़ा ECO इजलास आज़रबाईजान की दारुल-हुकूमत बाकू में आज से शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपने खिताब में अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ रुकन ममालिक के दरमियान तजारती, ट्रांसपोर्ट, राब्तों और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म दीगर ECO ममालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। अच्छा जी, अब एक और ख़बर जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ एंड इट्स अबाउट चाइना। भाई चाइना जो है जिस तरह से तरक्की कर रहा है और चाइना जो है नई नई इनोवेशन कर रहा है, तो चाइना ने ना अब एक ऐसा बम तैयार कर लिया है जो कि ब्लैकआउट कर देता है, यानी कि वो ब्लैकआउट करने की सलाहियत रखता है। ये नया बम जो है वो चाइना की जानिब से तैयार किया गया है और उसके ऊपर दुनिया जो है वो काफ़ी हैरान है, काफ़ी ये ट्रेंडिंग में है कि जी चाइना ने अब ऐसा बम ईजाद कर लिया है, ऐसा बम इन्वेंट कर लिया है जो कि
उस सिस्टम में जाके वहाँ पर जो मौजूद है सिस्टम उसको ब्लैकआउट कर देते हैं, यानी किसी भी एरिया में किसी भी इलाके में ब्लैकआउट करने की सलाहियत रखता है। इसकी तफसील कुछ इस तरीके से है कि चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला जो ब्लैकआउट बम है ये तैयार किया है। ये नया हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मौसर हथियार है। मीडिया ने बम की एनिमेटेड वीडियो भी जारी कर दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि ज़मीन से दागा गया ये मिसाइल बम जो है वो हवा में बुलंद होकर 90 छोटे सब म्यूनिशंस का अखराज करता है, जो ज़मीन से टकराने के बाद फिज़ा में बुलंद होकर इंतहाई बारीक कार्बन फाइबर्स जो है वो फैलाता है, जिससे बिजली की तारों में जो शॉर्ट सर्किट पैदा करके बिजली के निज़ाम को मुअत्तल किया जा सकता है, जो तकरीबन 10,000 मुरब्बा मीटर के इलाके को मुतासिर कर सकता है। चीनी मीडिया ने इस नए हथियार का असल नाम, तकनीकी तफसीलात नहीं बताई, लेकिन सिर्फ ये बताया है कि ये एक देसी साख्ता मिसाइल है, यानी ओवरऑल इस मिसाइल के बारे में जो है इतना ज़्यादा बताया नहीं गया है, लेकिन ये बताया गया है कि हाँ जी ये एक देसी साख्ता जो है वो बॉम्ब है जो कि चाइना की जानिब से तैयार किया गया है और ये किसी भी इलाके में किसी भी एरिया में जो है वो ब्लैकआउट करने की सलाहियत रखता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि जी हमारी जो पुलिस है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तनकीद हो रही होती है, ऑलरेडी उसके हवाले से कई सारी बातें सामने आ रही होती हैं, लेकिन क्या हो व्हाट इफ़ कि आप कहीं जा रहे हों और आपको 6, 7 या 5 जो हैं वो पुलिस एहलकार मिल जाएं और वो आपसे आपकी जो है वो आईडी कार्ड मांगे या दूसरी तीसरी चीज़ ही मांगे और बाद में आपको पता चले कि वो तो फेक थे या फिर वो किसी किस्म का कोई टिकटॉक बना रहे थे या फिर उनका इरादा कुछ और था, लेकिन जो पुलिस की वर्दी पहने हुए लोग हैं एक्चुअल में वो पुलिस एहलकार नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्योस क्रिएट होगा, लोगों का मज़ीद जो ट्रस्ट है वो शेक होगा। इस हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि साहिल पुलिस ने जाली पुलिस एहलकारों के खिलाफ जो है वह कार्रवाई करते हुए 6 जो नौजवान थे उनको गिरफ्तार किया है। मुलजिमान वर्दी पहनकर आवाम को धोखा दे रहे थे, एसएसपी साउथ का ऐसा कहना है, और पुलिस की तफ्तीश के दौरान इन अफराद ने पुलिस सर्विस कार्ड दिखाने से भी माजरत की और फिर एतराफ़ कर लिया। तो ये सूरत हाल है जो कि पेश आई। अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जी जो किराए हैं, जो महंगाई है उसमें हो गया है बहुत ज़्यादा इजाफा और ये महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई का जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें अब इजाफों के बाद जो रेलवे है उसने भी अपने किरायों में जो है वो इजाफा कर दिया है। मतलब हैरान कुन बात यह है कि अब जो रेलवे है वहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल है कि आवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रेलवे ने भी किरायों में इजाफा कर दिया है। 1 माह के दौरान महकमा रेलवे दूसरी बार और पैसेंजर्स के जो किराए हैं, ट्रेनों के जो किराए हैं उसमें इजाफा कर दिया गया है। जून को मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 3% और माल बरदार ट्रेनों में जो है वो 4% इजाफा किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे ने जो है वो पैसेंजर्स के किरायों में 2% इजाफा किया। किरायों में इजाफे का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और इसका जो इतलाक़ है नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन किरायों में इजाफे का इतलाक़ जो है वो होगा 4 जुलाई से। तो रेलवे किरायों का इतलाक़ तमाम मुसाफिर, पैसेंजर्स, शटल और सैलून्स गाड़ियों पर भी होगा और ये जो किराया बढ़ाया गया है ये इसका इतलाक़ एडवांस बुकिंग पर भी होगा। मतलब अगर आप एडवांस बुकिंग भी कराते हैं तब भी उसका इतलाक़ इस पर होगा। तो ये जी सूरत हाल है जो कि हमने आपके साथ में शेयर की और ये वो सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से जो है वो आवाम ख़ास से परेशान नज़र आए और काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आई। अच्छा जी, अब एक और ख़बर शेयर करते हैं आपके साथ में और ये खबर कुछ इस तरह से है कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत और भारत से कई सारी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, भारत से ऐसी बहुत सारी खबरें हो जाएं या फिर उनकी कॉन्स्पिरेसी हो जाए, इस तरह से सामने आती है कि एक के बाद एक जो है ना लोग पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते जाते हैं। जब जंग के दिनों में पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था कि भारत ने खुद घुटने टेके, भारत ने खुद डर के सीज़ फायर किया, तो भारत में बड़ा शोर मच रहा था और मोदी जो है नरेंद्र मोदी अपनी फेस सेविंग के लिए अपने अवाम को कुछ भी झूठ मिला के, कोई भी कॉन्स्पिरेसी मिला के जो है वो बता रहे थे वहाँ पर। लेकिन अब जो उनके एस शंकर हैं यानी कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अमरीकी मैगज़ीन को एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद जो है मज़ीद मोदी की जो है वो पसपाई नज़र आई। उनका ये कहना है भारतीय वज़ीर ख़ारजा का कि मई की रात अमरीकी नायब सदर ने फ़ोन करके बताया कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस शंकर ने पाकिस्तान और भारत के हालिया कशीदगी से मुताल्लिक़ बात करते हुए कहा
कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बताया कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जानिब से हमला कर दिया जाएगा। अच्छा, उन्होंने बताया कि अमरीकी नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा और इस हवाले से उसके बाद जो भारत था वो घुटने टेकने पर मजबूर हुआ और भारत को जो है वो इस सारी सूरत हाल से पीछे हटना पड़ा। और जहाँ पर भारत को इस सारी सूरत हाल से पीछे हटना पड़ा वहीं मैं आपको ये भी मेंशन करती चलूँ, ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इनकी इस दहशतगर्दी का और इनकी इस तमाम तर सिनेरियो का जवाब दिया है, दैट्स अमेजिंग। तो जनाब, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमेशा यहाँ पर मौजूद है। तो शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी टॉप स्टोरीज़ और हैं जो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जनाब, एक और ख़बर है जो आपके साथ में शेयर करते हैं और दिन ब दिन जो है वो शहर कायद में कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई वाक़यात जो है इस तरह से सामने आते रहते हैं। और ये वाक़या जो है ये हुआ है बल्दिया रईस गोट शेर वाली सोसाइटी में, जहाँ पर गैस भरने से जो है वो धमाका हुआ है। और धमाके के बाद की जो सूरत हाल अगर आप देखें ना तो आप हैरान रह जाएंगे कि जिस तरह से वहाँ पर धमाका हुआ है और ये गैस भरने के बायस जो है वहाँ पर ये धमाका हुआ था। और ओवरऑल अगर इसकी फुटेजेस हम आपको दिखाएं तो इसकी फुटेजेस कुछ इस तरीके से हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं, लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हादसे में ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। धमाके से घर की दोनों दीवारें गिर गई हैं। घर जो है ना उसको अंदर से भी शदीद नुकसान पहुँचा है। दोपहर 1:30 बजे अचानक ज़ोरदार ये धमाका हुआ था। एनी शाहिद जो लियाकत हैं उनके मुताबिक ये सारी सूरत हाल उन्होंने बताई कि धमाके के बाद घर में आग भड़क उठी। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। उसके बाद ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस मौके पर मौजूद थी, वहाँ पर पहुँच गई थी। मुमकिन गैस लीकेज के बायस जो है ये हादसा हुआ था। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वो तलब किया गया। फिर मजीद इस हवाले से इस हादसे की तहकीकात की जा रही है। आप देखें कि गैस भर जाने से घर में कितना ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ है। तो हम लोग कितनी नेग्लिजेंस दिखाते हैं कि कभी गैस खुली छोड़ दी, कभी किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि आपकी गैस लीक हो रही है। और उसके बाद फिर इस तरीके से जो है वो घर में ये सूरत हाल होती है कि जब आप गैस लीक हो रही हो या गैस आप खुद जो है वो खुली छोड़ दें तो उसके बाद इस तरह के हादसात होते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ये बल्दिया रईस गोट शेर वाली सोसाइटी है जहाँ पर गैस भर जाने से जो है ये हालात और वाक़यात थे, घर का ये हाल हुआ है। तो बस थोड़ी सी आपने जो है वो एहतियात करनी है और इन तमाम तर जो है वो पछतावों से, हादसों से जो है इंसान बच जाता है। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करें अपने किचन के मामलात में। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो हर चीज़ हीटअप हो रही होती है, तो बहुत आपने ख्याल करना है अपने घरों का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं जल्दी से कि आलमी मार्केट में जो सोने की प्राइस हैं वो क्या है। सोना महंगा हो गया है, सोना सस्ता हो गया है, सोने की जो प्राइजेज़ हैं वो कहाँ पर जा रही हैं, क्योंकि सोने से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे लोग इस वजह से भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई हमने सोना अगर महंगा हो गया तो हम बेच देंगे, अगर सोना जो है वो सस्ता हो गया है तो फिर डेफिनेटली वो नहीं बेचेंगे, सोना महंगा होने का जो है वो इंतज़ार करेंगे। और सस्ता हो गया है तो फिर जो लोगों को सोना ख़रीदना होता है वो डेफिनेटली फिर सोना ख़रीदते हैं। तो जो सोने के रेट्स हैं आलमी मार्केट में वो क्या रहे, इस हवाले से जो है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो रेट्स हैं आलमी मार्केट में, सोना $6 कमी के बाद $3,342 फी ऑन्स पर जो है वो आ गया। 1 तोला सोना 600 रुपये कमी के बाद 3,56,200 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोना 514 रुपये कमी के बाद 3,05,384 रुपये का हो गया है। 1 तोला चांदी 18 रुपये कमी के बाद 3,816 रुपये पर आ गई है। अच्छा जी, अब दालों के रेट्स जो हैं वो आपसे शेयर करते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं दालों की जानिब के दालों के जो प्राइस क्या हैं। तो दाल माश जो है उसके जो प्राइस हैं उसके प्राइस है जनाब 385 और उसके अलावा जो है वो मूंग की दाल जो है उसके प्राइस है 380, फिर मसूर की दाल जो है वो 260 है, फिर दाल चना जो है वो 290 है, फिर उसके बाद जो काबली चना है वो 350 पर है। अच्छा, एक और ख़बर जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और ख़बर कुछ इस तरीके से है कि ये जो पेट्रोल पंप्स हैं ना, इनके हवाले से ये खबर है कि मुल्क भर के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं अब उनको डिजिटल करने का जो है वो प्लान बना लिया गया है। पेट्रोल पंप्स को डिजिटल करने से क्या फ़वाइद होंगे, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हुकूमत का एक्चुअल में मकसद क्या है। मतलब अगर पेट्रोल पंप्स को डिजिटल कर दिया जाए तो इससे फ़ायदे क्या होंगे। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं मलिक खुदाबख्श साहब, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पेट्रोल पंप को शेल कंपनी ने डिजिटल सिस्टम लगा कर जो है वो इसको डिजिटल किया हुआ है।
सिस्टम से ये मालूम होगा कि किस पेट्रोल पंप पर टैंकर से कितना फ्यूल आया और सबका रिकॉर्ड जो है वहाँ पर फिर मौजूद होता है। इस पेट्रोल पंप पर किस जो है वो मशीन से कितना फ्यूल डाला गया, ये भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो चलिए ठीक है, ये सारा सूरत हाल तो है कि वहाँ पर ये डिजिटल कर दिया गया है। मुल्क भर के हज़ारों पेट्रोल पंप्स को डिजिटल करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि अब जहाँ पर इंटरनेट नहीं चलेगा या फिर इंटरनेट की बंदिश हो जाएगी या फिर इंटरनेट प्रॉब्लम करेगा, तो वहाँ पर किस तरीके से जो है ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि हम जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से अगर चीज़ें होंगी तो ऑन रिकॉर्ड होंगी और बहुत ज़्यादा जो एफिशिएंसी है काम की वो भी बेहतर हो जाएगी। तो मुल्क भर में 12,000 से ज़ायद पेट्रोल पंप्स हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन से पेट्रोल पंप्स जो हैं उनको डिजिटल किया जा रहा है। अच्छा जी, अब इसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जहाँ से फ्यूल जो है वो इसकी स्मगलिंग हो रही होगी तो फिर उनकी ट्रैकिंग कौन करेगा, ये भी सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन बहरहाल ये खबर जो मैंने आपके साथ में शेयर की ये कुछ इसी तरीके से थी कि जो डिजिटल किया जा रहा है पेट्रोल पंप्स को, तो उसमें तकरीबन अब ये 12,000 जो हैं वो पेट्रोल पंप्स हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो भी काम हो आगे, जो भी इनिशिएटिव हो वो अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़े और अच्छे इम्पैक्ट छोड़ कर जाए। अच्छा जी, अब कुछ जानते हैं वेजिटेबल के प्राइस के आज जो सब्जियों के रेट्स हैं वो क्या है, ताकि जब आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएं तो फिर आप ये जो रेट्स हैं इनका आपको पता हो कि जो स्टैटिक रेट्स हैं वेजिटेबल्स के वो क्या हैं, और फिर आप ये रेट्स देख के जो आपका सब्ज़ी वाला है उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं कि जी आज ही हमने सिटी 10 में देखा है कि टमाटर जो है वो 52 है और उसके बाद जो है वो आलू 46 है, एंड देन वी हैव लहसुन 230 एंड वी हैव अदरक 575 एंड वी हैव गाजर 81 and we have turai 58 and what we have next, Loki 58 and we have Phool Gobi 115 and we have Kheera 58 and we have Bhindi 82 and now we have Pyaz 29 and we have what? इट्स मी सबाशे। जी हाँ, अभी जल्दी से चलते हैं और करेंसी रेट्स जान लेते हैं कि माल का हाल जो है वो क्या है और करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या है। स्टैटिक प्राइसेस होते हैं, लेकिन आप जो हैं उनके लिए ये नॉलेज लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग करेंसी के जो प्राइस हैं, करेंसी के जो रेट्स हैं, उसके लिए आप लोग हमें बहुत सारे मैसेजेस करते हैं। सो हियर वी हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर 190, कैनेडियन डॉलर जो है वो 212 पर है, यूरो 335 पर है और कुवैती दिनार जो है वो 931 पर है। अच्छा जी, व्हाट वी हैव नेक्स्ट, यूके पाउंड जो है वो 394 पर है, सऊदी रियाल जो है वो 76 पर है और स्विस फ्रैंक जो है वो 338 पर है और यूएस डॉलर जो है वो 286 पर है। तो ये तो जनाब थे जी हमारे करेंसी रेट्स। और मीनवाइल आप हमारा जिस तरह से शो आगे चल रहा होता है तो हमारी स्क्रीन पर जो है जो रेट्स पॉपअप होते हैं मटन के, एग के, वो सब जो है वो आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या क्या प्राइस है। तो शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे और आज जो है एक अहम इशू हम जो है वो रेज करने जा रहे हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। वैसे तो हमारे मुल्क में मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन अब जिस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं ना, ये वो मसाइल हैं कि इनके ऊपर जितनी बात की जाए, जितनी डिबेट की जाए उतना कम है। अब ये रवा माली साल बैरून ममालिक पाकिस्तानियों का एतमाद जो है वो माली मुश्किलात में इसमें बड़ी कमी कर दी है। अच्छा जी, माली साल 2025-24 के जो 38 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हैं, इसका आना भी एक संगी मील है। अब ये जो सारी सूरत हाल है और जो बैरून मुल्क जाने वाले नौकरियों की जो आदाद शुमार हैं, तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है अदनान पराचा साहब ने, जो कि नायब चेयरमैन है पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के, और उनके साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं सर? जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, अभी थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ है ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या आदाद शुमार हैं, क्या स्टैट्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो 2022 और 2023 था हमारा मैन पावर के लिहाज से वो बहुत अच्छा था। हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था 2023 में यूथ से लेके, और यूथ से रिलेटेड जो इनिशिएटिव लिया था उसको फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया था और हमारे वर्क फोर्स का बिज़नेस भी अच्छा हुआ था और रेमिटेंसेस हमारी बढ़ना स्टार्ट हुई थी, क्योंकि हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने क्रैक डाउन किया था हुंडी और हवाला के अगेंस्ट। तो जिससे ये है कि स्टेबिलिटी आई थी डॉलर और पाक रुपीज़ में, हमारे रेमिटेंसेस भी बढ़ना स्टार्ट हो गई, हमारा मैन पावर का बिज़नेस बेहतर होना स्टार्ट हो गया। तो इस विज़न को यूथ के लेके जब हम लोगों को भी ऑन बोर्ड लिया गया, फील्ड मार्शल साहब के और उनके डिपार्टमेंट्स ने हमें ऑन बोर्ड लिया,
तो उसके बाद हमारा वर्कफोर्स का बिजनेस अच्छा हो रहा था। कमी देखने में आना स्टार्ट हुई है हमारी 2024 से, और 2025 में 6 महीने गुजर चुके हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 3 लाख और तकरीबन 30-35 हज़ार वर्कफोर्स जा चुकी है। अगर इसी को हम कंटिन्यूटी में लें तो हमारा जो 2025 का भी जो जो ईयर है हमारा क्लोज होगा तकरीबन 6,70,000-6,80,000 पे, सही, जो कि हमारे वर्कफोर्स का बिजनेस 8,62,65,000 था, उससे कम हुआ है। सही। अब इसके अंदर मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे बड़ा जो मसला इस टाइम पे है हमारी माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम्स हैं। हमारी माइक्रो लेवल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जब सॉर्ट आउट होंगी तो हम उसको मैक्रो लेवल पे अच्छा लेके चल सकते हैं। रेमिटेंसेस में आप देखें कि हमारा फिस्कल ईयर हमारा जो क्लोज होगा इंशाल्लाह 38 अरब डॉलर पे होगा। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अब तजावीज़ भी दी गई थी उस हवाले से क्या क्या तजावीज़ दी गई हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो हैं इस हवाले से क्या ख़ास स्टांस रखते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए, ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट है इसमें क्या कुछ नया होना चाहिए, लोगों को किस तरह से मज़ीद जो है इन्फॉर्म किया जाए, रिलीफ दिया जाए, बेहतरी होनी चाहिए? देखिए, बेहतरी के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फील्ड मार्शल साहब की टीम और हमारी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जी इस पे काम कर रही है। नो डाउट ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं हमारे, देखिए हमारा जो यूथ है, जैसे कि हमारे चीफ ने भी बोला कि ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हमारे माथे का झूमर है वो, तो वो अब बात ये है कि हमें जो वर्कफोर्स जाने वाली है उसकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। देखिए, यही वो लोग हैं जो फिर सालों साल आपको पैसा जो है पाकिस्तान को इंजेक्ट करते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में। सही। जब वो यहाँ से हमें प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी हमारी यूथ को जी। अच्छा, अब हमें बुरा कह दिया जाता है, हम उस सिस्टम में से हमें गुजर के जाना पड़ता है, हमारी यूथ को जाना पड़ता है, जिसमें आप देखें बायोमेट्रिक के लिए प्रॉब्लम्स हैं, जिसके एक 1,600 रुपये अगर फ़ीस थी तो उसको 5,000 कर दिया गया जी, अर्जेंट फ़ीस 5,000 जी। अब वो क्यों की गई? क्योंकि नॉर्मल की फ़ीस 1,600 है और 5,000 अल्टीमेटली ये लड़के ने भरना है, हमने नहीं भरना जी। ये याद रखिएगा। सुबह 6 बजे लाइन लगती है, सुबह 6 बजे वो लड़का जो है वो यूथ खड़ी होती है, और शाम को दोपहर को 3 बजे 4 बजे उसका नंबर आता है। नंबर 1 प्रॉब्लम है। मेडिकल की सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, फीसिस में फिर इजाफा कर दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको टेकअप करे जी। तीसरी चीज़, हमारे जो इस टाइम पे जो हमारे जो चीफ का जो विजन था जी, जिनके साथ हम खड़े हैं, हाँ। उसके अंदर हमारी स्किल डेवलपमेंट के अंदर बहुत करप्शन हो रही है। अच्छा, ऑफ कोर्स बिल्कुल बहुत हो रही है। अब देखा जाए तो कितने हज़ार हमारी यूथ को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वो पैसा हम टैक्स पेयर्स का लगा जी, जो हमारे टैक्स पेयर्स हम लोग हैं जी जी, और वो पैसा लगने के बाद कितने उसमें से यूथ मुल्क से बाहर गई, वो मेरे ख्याल से 3 से 4% से ज़्यादा नहीं है। सही। हज़ारों लोगों को आपने स्किल्ड कर दिया, कैरिकुलम कौन सा है, उसका मेथड कौन से हैं, उनको क्या ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, उस पर किस तरह का पैसा लग रहा है, अरबों रुपए अवाम का पैसा लग रहा है, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। इस इनिशिएटिव को जो हमारे चीफ का है, फील्ड मार्शल साहब का है, उसको हमें सही डायरेक्शन में लेके जाना है। अगर ये चीज़ें हमारी ठीक होंगी, यहाँ पे हमारे सिस्टम को ठीक कर दिया जाएगा, तो ये जो वर्क फोर्स का जो बिज़नेस है 8,62,000 से कम होके हम 6,70,80,000 पे आ गए हैं जी। ये तो हमारे 8,62,000 से हमें 10 लाख पे लेके जाना था 2024-25 में। राइट। तो वो हमारा काम हुआ है। हमारा नौजवान जो है हमारे पास, मैं आपको बताऊं, हमारे मुल्क के अंदर आपका 52% हमारे पास वर्केबल यूथ है जो इस टाइम पे फील्ड में काम भी कर रही है। अब अशरफ साहब ने बहुत अच्छा एक दफ़ा बोला था कि आप देखें कराची के अंदर सिर्फ जो है 7 इंडस्ट्रियल जोन है, कितने लाख बंदा पाकिस्तान कराची में काम कर रहा है। आप ये देखें 22 से 23 हज़ार मेरे ख्याल से छोटी और बड़ी फैक्ट्रीज हैं, सारा कुछ देखिए लोग हैं, यूथ हमारी है, जॉब्स कर रही है। अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए हमारी जो यूथ अगर बाहर जाना चाहती है तो हमारे पास तो स्किल्ड वर्कफोर्स ऑलरेडी है। हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अरबों रुपए ज़ाया कर रहे हैं। हम देखें तो सही हमारे गवर्नमेंट के, मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और जो कल्प्रेट्स हैं भले वो मैं ही क्यों ना हो, कोई भी हो,
उसको करार वाक़ई सजा दे। एक मिसाल बनानी पड़ेगी हमारे फील्ड मार्शल साहब को, उनकी टीम को, जो उनका विज़न है। हमारे ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स, हम लोग पूरे पाकिस्तान के उनके विज़न के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सही। अशरफ भाई, व्हाट डू यू से ऑन दैट? देखिए सब समझ रहा हूँ, कल रिपोर्ट आई है स्टेट बैंक की, बहुत इंपॉर्टेंट है कि IMF ने आपको 30 जून 2025 के अख्ताम पर माली साल 2024 के कहा था कि आपके ज़र मुबादलों के ज़खायर 13 अरब 90 करोड़ डॉलर होने चाहिए। कल हमने उसको सरप्रासेस किया। 30 जून का जो क्लोजिंग हुई, स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी और बहुत बड़ा है कि IMF का हदफ जो दिया था वो हमने उसको सरपास कर दिया है। हुकूमत की कामयाबी है। फील्ड मार्शल जो हमारे हैं उन्होंने इकदाम किए, बिज़नेस कम्युनिटी को दिया एतमाद, ओवरसीज़ को एतमाद दिया, तो हमने 14 अरब 51 करोड़ डॉलर पे क्लोज़ किया। यानी IMF का जो टारगेट था उससे ऊपर है, यानी मईशत दुरुस्त समत में जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना जो मुशीर खुर्रम शहजाद, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कंसर्न ये है कि जो हम आगे चल के क्या करना है, हमें वो प्लानिंग करनी, कि हमें जो इस दफ़ा जो पेमेंट करनी थी वो हमने कर दी। और अल्लाह का शुक्र है कि टाइमली हमने पेमेंट कर दी। हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क भी कम हो गया। हम कहाँ से कहाँ आ गए। हमारा पासपोर्ट का जो अगर आप देखें, जो 113वें नंबर पे था, 100 नंबर पे आ गया। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि जब से पाक इंडिया जो जंग का हुआ है और उसके बाद आप यकीन करें, क्योंकि इनका गल्फ़ ममालिक में इनका बिजनेस जाते हैं, यानी पाकिस्तानी वर्कर जो जाता है गल्फ़ ममालिक, इनसे पूछें जो जाते हैं ना वहाँ पे, वो वल्ला पाकिस्तानी पासपोर्ट उसको चूम रहे हैं। मतलब आपका इमेज इतना ज़बरदस्त जा रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें, बजट में मैंने तमाम सेक्टर का दिया ना, ओवरसीज का भी दिया कि आप, ये वही वाली बात है ना अशरफ भाई, जो आप कह रहे थे कि इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अब वही ना, आपको एक मौका मिल रहा है। अब आप बैठ के जो हमारी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मादरत के साथ, आपके पास जो मिनिस्टर्स हैं, मुझे अफसोस होता है कि आपको बैठाया है, आपको ऑप्शन दिया गया है। जैसे ये बताया, हमने वो रिपोर्ट भी चलाई, ऑडिट रिपोर्ट आई कि आपको जो स्किल वर्कर यानी हुनरमंद बनाना था और बाहर भेजना। मैं सोशल मीडिया पे यहाँ पे बताऊंगा, सोशल मीडिया पे दिया, सारे पाकिस्तानी उठ के मुल्क से बाहर जाना, ऐसा नहीं है। एक एसोसिएशन है, उसके अहदेदार यहाँ पे बैठे, मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि आपके जो गए हैं तो 80% दोबारा बोल रहा हूँ वर्कर्स हैं। कौन से? मेसन, ड्राइवर और लेबर, ठीक है। और सिर्फ 20% है, उसमें जो लोग तालीम याफ्ता लोग हैं ना वो गए। अब आप वो 80% हो के सारे डॉक्टर चले गए, सारे इंजीनियर, मुल्क खाली हो गया, ऐसा नहीं है। देखें, रियल फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे देख के हमारे रिपोर्टर्स भी निकल गए, डॉक्टर हॉस्पिटल खाली हो गए, ऐसा नहीं है। आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया की आबादी 1.5 अरब की, आप वहाँ देखें तो कितने जा रहे हैं। उनका रेमिटेंसेस देखें। पाकिस्तान ने जो अब रिकॉर्ड हिट कर रहा है 38 अरब डॉलर का, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमने रेमिटेंसेस लाए हैं भाई। हमारे असासा हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, में ये समझना होगा। ये बैठे हैं अदनान साहब, मैं बताऊँ, मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ। मैंने 3 साल पहले मुझे इतनी इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं पता, हुकूमत को नहीं पता था, वज़ीर ख़ज़ाना को नहीं पता था। अब 3 साल से हम मुसलसल चला रहे हैं। जब मुझे समझ में आया, ये मिले मुझे, उन्होंने बताया कि कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे आते हैं। लेकिन वो जो जा रहा है पाकिस्तानी वर्कर वहाँ नौकरी करने के लिए, उसके हर्डल्स देखें, मेडिकल टेस्ट, तो ये टेस्ट, तो वो टेस्ट, आप ईजी एक्सेस करें। और इसके साथ साथ मैं बताऊँ, ये जो यहाँ पे पाकिस्तानी हैं वो जो गए गल्फ़ ममालिक में भीख मांगी और ये सब, वो भी इशू हुआ, उसके ऊपर सख्तियाँ हुई तो इनका बिजनेस इफेक्ट हुआ। अभी मैं बताऊँ, वो डाटा देख रहा था, ऑफिशियल डाटा मैं देख रहा था, अभी निकाला, वो आ रहे थे, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है, वो ये बता रहा है कि हम हिट किया था हमने तकरीबन, ये डाटा दे रहा है कि साल 2024 में पाकिस्तान से 7,30,000 लोग बंदा नौकरी के लिए गया। अभी कितने गुजरे? मई तक का डाटा दे रहा है, अभी इन्होंने बता दिया, मेरे पास मई तक का आया था 2,75,000, ये बता रहे 3 लाख समथिंग। इट्स मीन हम ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। अब आप पूरे साल 6 महीने बाकी हैं और आप ये देखें, अगर हम 6.25 लाख या 6.5 लाख भी करते हैं तो आपकी परसेंटेज गिरी। इट्स मीन आगे चल के रेमिटेंसेस पे इम्पैक्ट आएगा। आगे चल के रेमिटेंसेस पे जो इम्पैक्ट आएगा उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। अच्छा जी, बैरून मुल्क जाने वाले जितने भी लोग होते हैं उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं, मसाइल कौन कौन से हैं जिसकी वजह से नौजवान बैरून मुल्क जाने पर जो है वो रह जाते हैं, और क्या वजूहात होती हैं, क्या हर्डल्स होती हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो चले जाएं, अपने कोई हालात संभाल लें, कोई उनके अंदर कोई स्किल डेवलपमेंट ही हो, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए जो लोग रोज़गार के लिए चले जाएँ, लेकिन क्या हर्डल्स आती हैं? देखें, हर्डल्स तो मैंने आपको बयान किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ये हमारे जो वफाकी इदारे हैं इसको टेकअप करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो हमारा यूथ का जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है,
जो कि 38 अरब डॉलर्स का जो रेमिटेंसेज है, सही, इंशाअल्लाह ताला हम 2026 में इसी रेमिटेंसेज को आपको 44 अरब डॉलर पे ले जाके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। यही ओवरसीज़ प्रमोटर। अच्छा, हर्डल्स के साथ साथ हमारी जो यूथ है, मैं हमेशा से हर प्लेटफॉर्म पे बोलता रहा हूँ कि हमारी यूथ को एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज को सीखना चाहिए। सही, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, या अगर आप दिन में 1 घंटा आप अगर डेली लगा दें, सही, तो आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जहाँ पे वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखें। अपनी फील्ड को आप देखें कि किस मुल्क के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है, सही, उस मुल्क की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसकी लैंग्वेज सीखें। देखिए अभी जो कल इटालियन गवर्नमेंट ने भी 5 लाख वर्कफोर्स का कहा है कि जी हमें चाहिए, और हर साल ग्रेजुअली जो 1.5 लाख वर्कफोर्स। तो हमारी जो स्किल्ड हाईली स्किल्ड यूथ है, हाँ, उसको देखना होगा कि उनकी फील्ड क्या उसकी रिक्वायरमेंट यूरोप में है। सही, मैं 12 दरख्वास्त कर चुका हूँ कि 10 से 12 लाख वर्कफोर्स की यूरोप के अंदर रिक्वायरमेंट है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को MOU से निकल के एग्रीमेंट्स की तरफ जाना होगा। हम एग्रीमेंट्स जब तक नहीं होंगे, हम ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के लिए वहाँ के रास्ते नहीं खुलेंगे। हमें वीज़ा फैसिलिटेशन देनी होगी ताकि हम वहाँ से जाके B2B बिजनेस जनरेट कर सकें। सही, हमारी जो यूथ है वो बिल्कुल देखें फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, लेकिन अच्छा करियर और अच्छे फ्यूचर के लिए हर हमारी जो यूथ है वो जाना चाहती है। अशरफ साहब ने बताया कि 80% जो हमारी जो वर्कफोर्स है वो अनस्किल्ड और स्किल्ड है, वो तकरीबन 83 से 84% तक भी जा रही है। हमारी हाईली स्किल्ड और जो ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट है वो तो 9 से 10% है। हाँ। वो तो 70 से 80 हज़ार लोग जो अगर जा रहे हैं साल के, तो वो आपको कमा के भी दे रहे हैं। इस टाइम पे मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब से और SIFC के चीफ से, मैं तीनों बड़ों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस चैप्टर को, हमारे जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का है, इसको टेकअप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैंने जैसे आपको लफ्ज़ बोला कि हम 44 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस को भी ले जा सकते हैं। और जो हमारा एतमाद बहाल हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ये पाक इंडिया जंग के बाद, और हमें जो इज़्ज़त मिल रही है स्पेशली गल्फ़ स्टेट्स में, ठीक है, तो वो उसको हमें उस इज़्ज़त को, उस वक़ार को आगे बढ़ाना है। हमारे जो सेक्टर बंद पड़े हैं, UAE का सेक्टर है, ओमान का सेक्टर है, यूरोप के सेक्टर हैं, और हमें जो प्रॉब्लम सऊदीया में आ रही है, इन सारी चीज़ों को टेकअप हमारे फील्ड मार्शल साहब अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका जो विज़न और थॉट्स हैं यूथ को लेके, जो हमारी 52 से 53% है, वो अचीव हम कर सकते हैं। नंबर 1। सही। नंबर 2 कि इसके अंदर जो मीडिया चैनल्स ने जो अच्छा पॉजिटिव इमेज बिल्ड किया, मैं उनका भी सबका, उन सब चैनल्स का, स्पेशली आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड हुआ है हमारी यूथ के अंदर। अदरवाइज जब हमारी इन्फ्लेशन का फिगर जिन साल में, अभी पिछले सालों में जो बढ़ रहा था, उसकी वजह से नेगेटिविटी बहुत बढ़ रही थी, और वो कम हुई है अभी। सही। और मैं यूथ के लिए जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये हम इजीली, हमारे टैफ्टाज हैं उन्हीं के अंडर, उनके देखें हमें अपने करिकुलम को उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाना पड़ेगा। राइट। इसके अंदर से जो लोग इस करप्शन में शामिल हुए हैं, जिन्होंने की है, भले वो किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, हम खुद क्यों ना हो, करार वाक़ई सज़ा मिले। और हमारे जो यूथ, हमारी जो जाने वाली है, यही हमारे 7-7.5 लाख वर्कफोर्स है, इनके सिस्टम को आप ना ईजी कर देंगे तो ये बाहर जाके, यही लोग जब इधर से प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उसके बाद तो हमें उन्होंने कमा के देना है। तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो भी फोरम मिलेगा उसमें उसके हमारे पास तजवीज़ हैं, हमारे पास वर्केबल, आसान और कम पैसों में इसके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला हमारी जितनी भी कोशिश हो सकेगी मुख्तलिफ फोरम्स पे, प्लेटफॉर्म्स पे वो देंगे ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हों। हम 100% कभी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती। सही कह रहे हैं कि 100% जो प्रॉब्लम है वो कभी भी सॉर्ट आउट नहीं होती है, और इन मसलों से निकलने के लिए जो है यही है कि एक मुरतब हिकमत अमली बनाई जाए, और यूथ का जो
हौसला है ना वो बहाल होना चाहिए। जो यूथ है उसको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उसने एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यूथ को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है। जाने का तो शौक़ होता है लेकिन स्किल डेवलपमेंट लेनी है, बाकी चीज़ें जो है वो क्या कुछ करना है। अशरफ भाई टाइम शॉर्ट है तो कंक्लूजन दे दीजिए। भाई देखें, ये है कि एक सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए अरबों रुपए। अब मैं बताऊं, टेफ्टा है पंजाब का, 2023 में 52,000 लड़कों को जो है ट्रेनिंग दी गई। 2024 57,000 लोगों को। डॉक्यूमेंट देखें ना, और कितने लोग गए हैं? 370। आप सवालिया निशान ये है क्योंकि फील्ड मार्शल साहब सब वो देख रहे हैं, उन्होंने टारगेट किया। अब ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी जो मैं बता रहा हूँ ऑन एयर, यानी डाटा है मेरे पास, ये 57,000 लोगों को आपने ट्रेन किया कि जाएंगे नौकरी के लिए। कितने गए हैं? 370। तो अब ये वो जो लोग हैं ना, उनको जो है ना, हाँ बिल्कुल सबके सामने। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि हमें अब जो हमारी जो यूथ है, ये जो बाहर जाने वाले हैं, हमें एटलीस्ट इस तरह की करिकुलम होना चाहिए ताकि हमारा अगर डोमेस्टिक भी उसका इस्तेमाल हो हमारी यूथ का, तो हम प्रॉपरली उसका इस्तेमाल कर सके, प्रॉपरली उसका इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल भी आ सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना होना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो है वो आ सके। बहुत शुक्रिया अदनान पराचा साहब हमारे शो पे आए, अशरफ भाई हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त हुआ है ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी 18। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं हम आज आँखों से रिलेटेड कि आँखों से रिलेटेड कितने सारे मसले होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो विज़न काउंट करती है। और जो विज़न है इसके बहुत सारे मसाइल हैं और कुछ इस तरह से हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हमें सही दिखाई नहीं दे रहा। ऑब्वियसली उनकी नज़र कमज़ोर होती होगी, लेकिन जब वो चेक करवाने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर उनको कहते हैं नहीं आपकी नज़र तो बिल्कुल ठीक है, आप खाएँ पिएँ तो आपकी नज़र जो है वो सेट हो जाएगी। और मीनवाइल ये है कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप ग्लासेस लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या वजह है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको चश्मा लगा हुआ है? चलें जी, जो बड़ी उम्र के लोग हो गए उनको कहा जाता है कि जी आपका अब नज़र कमज़ोर हो गई है, उम्र हो गई है तो चश्मा लगा है। लेकिन बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ है, फिर स्क्रीन टाइम भी लोगों को बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज जो ज़्यादातर हम बात करने लगे ना, वो हम ये बात करने लगे कि कभी कभी हमारी नज़र का कसूर नहीं होता, कभी कभी हमारा कॉर्निया जो है वो अच्छी एफिशिएंसी के साथ होता है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो विजन है, जो नज़र है वो गिर रही होती है या हमें सही नज़र नहीं आ रहा होता। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर उस्मा ने हमें ज्वाइन किया है, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल से हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी जी। अच्छा मैम ये बताइएगा कि ये जो बिनाई कम होना या जिस्मानी कमज़ोरी होना, वीकनेस रहना, ब्लर विजन होना, ये सब क्या वाकई ताल्लुक़ बनाते हैं कि किसी इंसान को कम नज़र आए या कम दिखाई दे? क्योंकि कॉर्निया की अपनी जो एक एफिशिएंसी है वो अलग है, लेकिन शुगर पेशेंट की नज़र गिर जाती है, फिर जिन लोगों को वीकनेस रहती है उनकी नज़र गिर जाती है, छोटे बच्चों की नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। इसका बेसिकली मेन कॉज क्या है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि कौन से एज ग्रुप में हो रहा है। सही। अगर हम बच्चों की बात करें तो एक कुदरती तौर पे एक है कि बच्चों में चश्मे की ज़रूरत होती है। उस पर डिपेंड करता है कि उनकी आई बॉल की शेप कैसी है या उसका साइज़ कैसा है। राइट। कुछ लोग पैदाइशी तौर पे उनकी आई बॉल का साइज़ नॉर्मल लोगों से ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए उनको बिल्कुल छोटी उम्र से ही चश्मे का नंबर लग जाता है। उसमें कमज़ोरी से ताल्लुक़ नहीं है, या बच्चे की हम कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा झुक के काम करते हैं या मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक कुदरती तौर पे उनकी शेप ऐसी है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ में आ जाती हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, उसकी वजह से जो है वो नज़र का ताल्लुक़ हो सकता है। और फिर बड़ों में डिफरेंट मसाइल होते हैं। आपने जैसे शुगर के बारे में बात करी, शुगर की वजह से भी नज़र गिर जाती है, और बहुत जैसे ब्लड प्रेशर है इसकी वजह से भी हो जाता है प्रॉब्लम। तो बहुत मतलब वेरी करता है कि आप किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। सही। अच्छा मैम, बहुत सारे लोग जो है स्पेशली एंकर्स जो हैं, आज एंकर्स के दिल की सारी बातें कर लेते हैं। स्पेशली एंकर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको प्रॉम्प्टर पढ़ना होता है, देर तक बैठना होता है न्यूज़ में। तो समहाउ हम लोग आपस में भी ये डिस्कस कर रहे होते थे किसी दिन तो हमने लेंस लगाई हुई है और आके बैठे तो प्रॉम्प्टर बहुत क्लियर दिखेगा और विजन बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन किसी दिन ये होता है कि आपका विजन बहुत ब्लर हो रहा होता है। उसमें खुद भी हमने इसके ऊपर जो है वो ये देखा कि नहीं हम लेंस अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, लेंस अच्छे साफ़ हो, सारा कुछ हो, लेकिन ये प्रॉब्लम होती है कि एक दिन आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, एक दिन जो है वो
आपको लग रहा होता है कि कुछ धुंधला नज़र आ रहा है, आपकी जो है आई साइड वीक हो गई है, आप आई साइड चेक कराने जाएं, वो कहते हैं नहीं आई साइड बिल्कुल ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई इसका कोई ताल्लुक बीपी से भी होता है, लो बीपी, हाई बीपी, या बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं जो कि आपकी परमानेंट नज़र को जो है वो मीनवाइल थोड़ी देर के लिए धुंधला कर रहे होते हैं या ब्लर कर रहे होते हैं? अच्छा, इसमें यह है कि अब आजकल का हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया है ये बहुत डिफरेंट हो गया है पहले के मुकाबले में। अब हमारा स्क्रीन टाइम, हम हर एक बंदे का जो है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। सही। आप अपनी एग्जांपल ले लें, आप जिस इन्वायरमेंट में हैं या आपको जिस तरह का काम करना पड़ता है तो उसमें आपका मोबाइल का, टैब का, लैपटॉप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता होगा। फिर आप लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज की जो आपने बात करी, उसमें एक्चुअल में विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है और मतलब ग्लासेस की ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम लेंस पहनते हैं तो हमारा जो कॉर्निया है उसके ऊपर वो जाके फिट हो जाता है। राइट। अच्छा, कॉर्निया की जो न्यूट्रिशन है वो किसी ब्लड सप्लाई से नहीं होती है, उसकी कोई डायरेक्ट ब्लड, हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन मिलती है जो वेसल्स जा करके खून की शरियानें जाके वहाँ पे टर्मिनेट होती हैं, तो उसकी वजह से मिलती है। तो इस तरह का कॉर्निया में कोई कुदरती निज़ाम नहीं है। सही। उसको जो न्यूट्रिशन मिलती है वो हमें हवा से मिलती है, डायरेक्ट जो कॉन्टेक्ट होता है एनवायरनमेंट से उससे मिल रही होती है। तो अब आप उसके ऊपर कोई शील्ड लगा दें या कोई कवर, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो तो बिल्कुल जाके उससे स्टिक हो जाते हैं, तो स्पेस नहीं रहती कि उसको हवा मिले, तो वहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है। तो ये जो ब्लरिंग होती है ये बेसिकली ड्राई आई की वजह से होती है। ड्राई आई की वजह और से ये ड्राई आई आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। उसकी रीजंस यही हैं, एक ये कॉन्टैक्ट लेंसेज, टू मच ये एसी की इन्वायरमेंट में रहना, या स्क्रीन टाइम का इंक्रीज़ हो जाना, तो ये ड्राइनेस की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा ब्लरिंग हो रही है। ड्राइनेस की वजह से इसका हल क्या है? इसका किस तरह से इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? ड्राई आई के लिए क्या किया जाए? अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज की वजह से हो रही है तो एक तो आपने कहा कि उसकी हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें। दूसरा, कोशिश करें कि लिमिटेड टाइम के लिए कॉन्टैक्ट लेंसेज को यूज़ किया जाए। अच्छा। और कॉन्टैक्ट लेंसेज को कभी भी जो है, अगर वो डेली वियर वाले हैं तो उनको आप पहने और उतार दीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको पहन के सो भी जाते हैं या वो नेक्स्ट 2 डेज तक नहीं उतारा, तो उसकी वजह से ड्राइनेस जो है ना और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसके कोई पर्टिकुलर ड्रॉप्स वगैरह होते हैं कि अगर आंखें ड्राई हो रही हैं तो आप कोई ड्रॉप्स वगैरह ले सकते हैं? या जी बिल्कुल, ड्राइनेस के लिए डिफरेंट तरीके के ड्रॉप्स होते हैं, डिपेंड करता है, उसकी भी असेसमेंट होती है पूरी कि आपकी कौन सी टियर फिल्म की डेफिशिएंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लुब्रिकेंट्स दे देते हैं, जिसके कोई मोस्टली नुकसानात नहीं होते हैं, बल्कि वो और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ही अच्छा, आपने कहा कि कौन सी जो लेयर है उसकी डेफिशिएंसी है, तो ये किस तरह से, अगर किसी को ड्राई आई का प्रॉब्लम है और सिवियर प्रॉब्लम है और वो चाहता है या चाहती है कि भाई मैं जाके डॉक्टर को चेक कराऊँ, तो ये कैसे पता चलेगा कि ड्राई आई जो है वो किस लेवल पर है और कौन सा ड्रॉप जो है वो लेना चाहिए, एग्जैक्टली कौन सी उसकी टेयर है? अच्छा, इसकी पूरी असेसमेंट होती है जिसके मशीन के ज़रिए होती है, तो वो आपको पूरा एक फ़ाइनल अपना असेसमेंट पेशेंट का करके देता है कि उसके अंदर बेसिकली किस लेयर की ज़रूरत है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर टीयर सब्स्टिट्यूट्स जो है ना वो एडवाइस किया जाता है। ड्रॉप्स वगैरह, ये क्या, कौन सा टेस्ट होता है मैम? इसको ड्राई आई असेसमेंट कहते हैं। अच्छा, ड्राई आई असेसमेंट के नाम से आप जाएं और लैब टेस्ट में आप, मतलब लैब में जाके, लैब में नहीं होता, या आई के डिपार्टमेंट में ही होता है। लेकिन मोस्टली ये होता है ना कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में ही वो सहूलत मौजूद है तो ठीक है, वरना आपको पता है कि जो वो ग्लासेस वाले हैं या पर्टिकुलर उस तरह से लोग बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा जो है वो लोग उनके ऊपर ज़रा यकीन करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भाई वो प्रॉपर पर्टिकुलर चेक कर देंगे या नहीं कर देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि जो चश्मे वाले हजरात होते हैं, जो चश्मा बेचते हैं, जिनके यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट लेंसेज सब चीज़ें मिलती हैं, वो भी आई टेस्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो उन्हीं से आई टेस्ट करवा रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे गलत होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स जो है वो फ़र्क आता है जब आप मेडिकली जाके प्रॉपर हॉस्पिटल से चेकअप करवाते हैं आई का, और फिर जब आप उनके पास जाते हैं तो बहुत जो है वो डिफरेंस आता है। इस वजह से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो पर्टिकुलरली फिर हॉस्पिटल से ही जाके ड्राई आई असेसमेंट का जो है वो आप टेस्ट करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही करना चाहिए जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, या इवन यू आर गोइंग फॉर प्रिस्क्रिप्शन यानी ग्लासेस का नंबर लेने के लिए। तो मैं ये नहीं कहती कि आप 6 मंथली जाएं, लेकिन एटलीस्ट 1 साल के अंदर अपना विजिट ज़रूर रखें आई डॉक्टर के साथ, और ताकि वहाँ से आपकी विजन भी चेक हो और पता चले कि आपका करेक्ट नंबर क्या है। ठीक है। सेकेंडली, आपका जो ये असेसमेंट होता है ये पहले क्लिनिकली भी कर सकते हैं, ड्राई आई का असेसमेंट, तो उसके अंदर आपका क्लिनिकल असेसमेंट, और फिर अगर एडवांस लेवल पे ज़रूरत होती है तो फिर वो आपके टेस्टिंग वगैरह कर लेते हैं। तो साल में 1 दफ़ा ये विज़िट ज़रूर रखें, विद और विदाउट एनी कंप्लेन।
और फिर बाकी ये है कि बाकी टाइम में अगर आपने सिर्फ ग्लासेस बनवाने या कॉन्टैक्ट लेंसेज, उसके लिए ज़ाहिर है ऑप्टिकल शॉप्स जो होती हैं वो ज़्यादा बेहतर वो करती हैं, लेकिन वहाँ से अपना एग्जामिनेशन या ग्लासेस का नंबर ना लीजिए वहाँ से। सही। अच्छा ये बताइएगा कि जो छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ होता है तो उनको ये कहा जाता है कि अभी आप लगाएं और अगर रेगुलर लगाएंगे तो जब बड़े होंगे तो आपका चश्मा जो है वो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अभी आपने रेगुलर लगाना है। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे भी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि भाई आप जो है वो चश्मा लगाएं और अगर आपने रेगुलर लगाया ना तो ये बड़े होके आपका चश्मा हट जाएगा, वरना अगर आपने अभी चश्मा नहीं लगाया तो ये है कि फिर आपका बड़े होके चश्मा नहीं रिमूव होगा। बचपन में तो मैम मैंने लगाया नहीं, अब मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज लगा लेती हूँ। लेकिन क्या ये वाकई ठीक है कि जो बच्चे रेगुलरली चश्मा लगाते हैं बचपन से ही, जिनको किसी भी वजह से प्रॉब्लम होती है, बड़े होके भी मैम मैंने देखा कि उनका चश्मा जो है वो नहीं रिमूव होता बल्कि और ग्लासेस जो नंबर है जो वो डबल हो जाता है, ये क्या वजूहत होती है? देखिए डिफरेंट तरीके के नंबर्स होते हैं। ख़ास तौर से अमूमन जो नंबर होता है वो माइनस में नंबर होता है और वो बढ़ना ही बढ़ना होता है जब तक आपकी ग्रोइंग एज है, लाइक 20 से 22 ईयर्स तक आपका वो नंबर चेंज होता रहेगा। दैट मीन्स के इंक्रीमेंट आता रहेगा। लेकिन जो बच्चा चश्मा पहनता है तो उसके अंदर इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आ रहे होते ग्रोइंग एज के साथ, जितने के ना लगाने वाले के आते हैं। जो नहीं लगा रहा होता है उसको फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, हेडेक हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, एजुकेशनल उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी वजह। इसलिए वो बेसिकली ग्लासेस पहनना ज़रूरी है। हाँ, वंस यू आर 20 और 22 जब आपका नंबर स्टार्टअप हो जाए और थोड़े अरसे तक रहे तो फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें आपका चश्मा रिमूव होने के चांसेस होते हैं, अदरवाइज आप उसको देखना पड़ता है। सही। अच्छा, कॉर्निया की या आइज़ की कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं कि भाई हमें ये प्रॉब्लम? एक तो आपने खुद बताई कि ब्लरिंग की बहुत कंप्लेन होती है फॉर अननोन रीजन। लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नज़र भी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों ब्लर विजन हो रहा है। सेकेंडली है कि दे फील्स देयर इज समथिंग इनसाइड, हमारी आंख में कुछ चला गया है, मतलब चुभन सी महसूस हो रही है, खारिश फील कर रहे होते हैं, या फिर ये लाइट सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो ये सारी अलामात होती हैं ड्राई आई की। कॉर्निया में यूजुअली जो प्रॉब्लम हो रही होती हैं कॉर्निया रिलेटेड वो ड्राई आई की होती हैं। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेंस रिलेटेड के इन्फेक्शन ना हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रेड आई है और चुभन है और इस तरह की प्रॉब्लम। चलिए जी, ये रेड आई है, ड्राई आई है, आंखों में कुछ चला गया है, चुभन हो रही है, तो उस टाइम पर एट टाइम्स बर वक्त क्या करना चाहिए, ये सारी बातें जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है आंखों की बिनाई की, बात हो रही है कि आंखों के मसाइल क्या क्या होते हैं। जो आपका कॉर्निया होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो मोतिये का प्रॉब्लम होता है कि आंखों में मोतिया आ जाता है। जिन लोगों की आंखों में मोतिया आ जाता है उन लोगों को फ़ौरन से जाके जो है वो सर्जरी करवानी चाहिए, फ़ौरन से जाके जो है वो उसका इलाज करवाना चाहिए। और अगर किसी के पर्दे में ही रोशनी नहीं है, आँख के पर्दे में ही रोशनी नहीं है, जैसा अभी हम ब्रेक के लिंक में डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्या करें? पहले तो ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि पीछे पर्दे में प्रॉब्लम क्या है, क्या वो ट्रीटेबल है या अनट्रीटेबल है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ट्रीटेबल होती हैं, लेकिन पेशेंट जो होता है वो टाइमली क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं गया हुआ होता, तो ज़ाहिर है जितना फ्रेश केस होगा उतना उसका प्रोग्नोसिस जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम एक कॉमन बीमारी की बात करें तो हमारे यहाँ डायबिटीज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी जितनी हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कहा जाता है कि उनको चाहे कोई प्रॉब्लम हो या ना हो विजन में, उनको सालाना अपना मुआयना ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें पर्दे का मुआयना बहुत ज़रूरी है। सही। तो वहाँ पे अगर कोई चेंजेस आना शुरू होती हैं पर्दे, क्योंकि जो शुगर की चेंजेस हैं वो एक तो अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन यानी सफ़ेद मोतिया तो बनना शुरू हो ही जाता है, लेकिन पर्दे पे भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। अगर उनको टाइमली पिक कर लें और टाइमली जो है पेशेंट अपना शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना शुरू कर दें तो वो तब्दीलियाँ जो हैं वो इतना ज़्यादा डेटोरेट यानी ख़राबी नहीं पैदा करती पर्दे के ऊपर। और जाहिर है फिर वो कैटरेक्ट तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ जस्ट लाइक अ विंडो जिससे रोशनी जो है वो क्रॉस होती है। सही। असल चीज़ पर्दा होती है, तो पर्दे का जो है ना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो कंडीशंस जिनमें आपकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है वो वक्त ज़ाया ना करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अच्छा, वो एक्टिविटीज़ जिनसे आँखों की रोशनी मुतासर होती है वो कौन सी है?
एक तो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम है और उसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अक्सर हम बच्चों को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन ये कि अगर हम देखा जाए तो हम सभी बहुत ज़्यादा हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है फ्री होकर के। जी, इसमें ये होता है कि बेसिकली मल्टीपल इश्यूज़ हैं इससे रिलेटेड। जी, एक तो हमारी जो मसल्स होती हैं आँख के इर्द गिर्द, जब हम नियर वर्क कर रहे होते हैं तो वो थक जाती हैं, वो उन्होंने होल्ड किया हुआ था आइज़ को और दे गेट टायर्ड। तो जाहिर है इसको ज़रूरत होती है कि रिलैक्स किया जाए। अब जो जिनकी मजबूरी है, जो ऑफिस गोइंग लोग होते हैं और उनका पूरे दिन का जो है लैपटॉप या बिल्कुल हाँ, काम ऐसा है, हाँ। तो एक रूल है, आपने देखा होगा कि 20-20-20 रूल कहलाता है। उसमें ये होता है कि इन एवरी 20 मिनट्स 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए और 20 फीट अपार्ट जो है ना अपनी आँख को फोकस कीजिए। राइट। तो या खिड़की के पास बैठे हैं तो बाहर देख लीजिए, मतलब डोंट स्विच फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, आप थोड़ा सा दूर की चीज़ को। तो उसमें ये होता है कि जो मसल्स होती हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं, उनको थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिल जाता है और फिर दोबारा अपना काम शुरू कर दें। बाकी ये कि जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी वर्किंग आवर्स हैं उसमें तो ज़रूरत है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़रूरत है। वर्किंग आवर्स में भी अगर 20 सेकंड्स का आप ब्रेक ले सकते हैं तो मतलब आप अपना आई को किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं 20 सेकंड के लिए आप। तो आई थिंक हमें उसके बाद की बात कर रही हूँ कि जब हम घर चले जाते हैं या फिर हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो अगेन हम लोग दोबारा से मोबाइल पे उस पर मसरूफ़ हो जाते हैं। तो उसमें कोशिश करें जो हमारे लेजर आवर्स होते हैं उसके अंदर जितना आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ या दूसरी चीज़ों की तरफ वो हों तो ज़्यादा बेहतर ही है, या फिर टीवी की तरफ देख लें, वो ज़्यादा फिर भी डिस्टेंस पर होता है रादर देन मोबाइल। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल हमें ख़ास तौर से क्लिनिक में पेशेंट्स इन सारी कंप्लेंट्स के साथ, मतलब अनस्पेसिफिक उनकी कंप्लेंट्स होती हैं, लेकिन अगर उनसे थोड़ी बातचीत करो तो यही फील होता है कि बेसिक रीज़न यही है। सही। आँखों से बहुत ज़्यादा पानी बहना और मुस्तकिल पानी बहते रहना, ये किस तरफ इशारा करता है? ये भी अगेन ड्राई आई की तरफ वो करता है। ये रिफ्लेक्सिव एबनॉर्मल पानी होता है। जब भी ड्राई आई होगी हम ब्लिंक ज़्यादा करेंगे तो रिफ्लेक्सिव पानी निकलता है। सही। और इसकी रीजंस होती हैं, हमारी जो टीयर डक्ट होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। अच्छा। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, यानी वायरल इन्फेक्शन है या एलर्जी है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटरिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन उनमें फिर ये अलामात होती हैं कि आई रेड भी हो रही होती है साथ। एक चीज़ जिसके को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कि रेड आई को लोग बहुत इजी लेते हैं। अमूमन ये होता है कि रेड आई हो जाती है तो लोग कहते हैं कि बस कोई भी ड्रॉप्स फार्मेसी से जा कर के ले लें और यूज़ कर लें। तो बहुत ज़्यादा हम मना करते हैं कि ऐसा काम नहीं किया करें। यूजुअली दे आर स्टीरॉइड्स, जो कि आपकी जो अगर रेड है वो एक सिम्टम है, मतलब अलामत है। सही। उसके साथ ढेरों जो है बीमारियां हैं ना रिलेटेड हैं। अब वो कोई वायरल इन्फेक्शन है या वो कोई एलर्जी है, या कोई भी ऐसा ख़तरनाक इन्फेक्शन है, आपके गलत ड्रॉप के इस्तेमाल की वजह से वो और ख़राब हो सकता है। तो इसलिए जो है मुआयना करा करके बीपी भी हाई होता है तो उस वजह से भी आपकी आंखें जो है वो रेड हो रही होती हैं और लोगों को लगता है कि आंखों का इशू है, लेकिन एक्चुअल में समहाउ बीपी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पर आई और आज हमने इतनी सारी मुफीद बातें की। ज़रूर आपने फीडबैक देना है, हमारे सोशल मीडिया पर बताना है इस सेगमेंट का कि आपको कैसा लगा। तो अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर रेडनेस होती है तो डॉक्टर को दिखाएं, और रेडनेस की होने की कई वजूहात होती हैं। पानी बहता है तो फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपकी आंख में कुछ चला गया है और वो आपको चुभ रहा है 10 मिनट 15 मिनट तक, तो आपने वेट नहीं करना, फ़ौरन जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, चेक कराना है, ताकि वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू जो है वो आपकी आंख चेक कर सकते हैं, जो कि आप अपनी आंखों से उस तरह नहीं देख सकते। तो शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम असातिज़ा के हवाले से, टीचर्स के हवाले से। यूजुअली हम जिस माहौल में पले बड़े हैं या हमने अब तक ये देखा है और अपने घर से भी यही सीखा है कि उस्ताद जो होते हैं उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम जो है वो सर आँखों पे होता है। वो आपके एक तरह से रूहानी माँ बाप की तरह ही होते हैं, और माँ बाप के बाद जो वालिदैन का जो एहतराम है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यूजुअली जो कुछ आपको उस्ताद सिखा सकता है शायद वो आपको कोई ऐप नहीं सिखा सकता, या फिर आप हर बात पे गूगल नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए गूगल करते हैं और आप किसी को कहते हैं कि मैं इसको गूगल से देख लूँगा या आई विल फाइंड इट आउट, तो उसके बाद गूगल भी आपको सिर्फ एक कंक्लूजन देता है
कि जी आपके सवाल का जवाब ये है, लेकिन शायद बैकग्राउंड के लिए आपको फिर मज़ीद गूगल करना पड़ता है और मज़ीद गूगल करना पड़ता है। इससे आप जो है वो मेंटली तौर पर थक रहे होते हैं। लेकिन किताबें और उस्ताद ये ऐसी नेमत है जो कि हमेशा ही लोगों के साथ रहते हैं और हमेशा ही रहनुमाई करते हैं। और जब तक आपके पास किताब होती है आप सीखते हैं, जब तक आपके पास एक अच्छा उस्ताद होता है तब आप सीखते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने जो है शायद टेक्नोलॉजी को जो है वो बहुत ज़्यादा अपने सर पर सवार कर लिया है और हर चीज़ का हल वो टेक्नोलॉजी से ही ढूंढते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी भी एक हद तक आपको बता सकती है पहले क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था, कौन सी चीज़ किस तरह से सॉल्व होगी, ये शायद उन्हीं लोगों को पता होता है जिन्होंने बैकग्राउंड किताबों में पढ़ा होता है। और फिर ये वही लोग होते हैं जो कि गूगल तक या फिर सोशल मीडिया तक अपनी रिसर्च लेकर आते हैं, तभी आप सोशल मीडिया से ये रिसर्च जो है वो पिक कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें मोहम्मद अख्तर अराई साहब मौजूद हैं, मिस तायरा बानो एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या समझती हैं कि आज के दौर में उस्ताद की जो अहमियत है और जो उनकी पोजीशन है वो क्या है? अच्छा, उस्ताद की अहमियत तो मेरे ख्याल से कोविड-19 से ज़्यादा किसी और ने नहीं समझाई। हाँ। जबकि बच्चों ने बहुत इस वक्त कंप्लेन की कि टीचर्स जो हैं ख़ुद मौजूद नहीं है क्लासरूम में। हाँ। तो उसकी वजह से वो उनकी वो तदरीस का अमल रुक गया था। सही। तो जब उसके बाद से उन्होंने उस वक्त ज़्यादा डिमांड की, उससे पहले थोड़ी दिन पहले ये होता था कि नहीं गूगल तो मतलब रोबोटिक्स टीचर्स आ जाएंगे एंड दे कैन ईजिली रिप्लेस टीचर्स इन द क्लासरूम। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि जब उनको रियलाइज़ हुआ कि जब उनका ब्रेक आया, उसके बाद से उनको पता चला कि नहीं, जो टीचर इन पर्सन क्लासरूम में होता है उसका इम्पैक्ट ही अलग है। सही। और उसके थ्रू नॉलेज आना जो है ना वो फिल्टर करके नॉलेज आपको पहुंचाता है, सही, रादर देन आप रैंडमली सर्च करते रहें। बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब हम किसी चीज़ को माइनस करने लगते हैं ना, तो उससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी नॉलेज हम सोशल मीडिया से हासिल करना चाहते हैं, हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में इंडिविजुअल तजर्बात से गुजरता है। हर इंसान के साथ मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मेरे तजर्बात अलग होंगे, सर के तजर्बात अलग होंगे, लेकिन इनके तजर्बात गूगल पर नहीं होंगे, इनके तजर्बात आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिलेंगे। इनके तजर्बात आपको ये गूगल पर, सोशल मीडिया पर जब भी मिलेंगे जब ये वहाँ पर बात करेंगे या फिर ये किसी को समझाएंगे और सिखाएंगे और कोई इनका नाम लेके आगे बताएगा कि ये मैंने अपने उस्ताद से सीखा है। तो मेरे ख्याल में दौर कोई भी हो, टीचर की वैल्यू कभी कम नहीं होती। व्हाट डू यू से सर? बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से है। देखिए, बेसिकली टीचर जो होता है किसी भी लर्नर की सही मेंटोरिंग कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब फेस टू फेस चाइल्ड या कोई भी सीखने वाला मौजूद होता है तो वो सिचुएशन के हिसाब से, उसके सवाल के हिसाब से या उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको समझाता है। आप गूगल करते हैं, ये तस्दीक नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको जो मिल रही है वो ट्रू भी है या नहीं है। नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो विजडम या जो दानिशमंदी, जो सेंसिबिलिटी एक टीचर के पास होती है वो स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से उसको टीच करता है। सही। और गूगल एक बेजान चीज़ समझ लें, आपके इंफॉर्मेशन तो भरी हुई है, वो एक ह्यूज किताब है, समुंदर से बड़ी किताब है, उसमें फेक इन्फॉर्मेशन भी है, रियल भी है, टेस्टेड इन्फॉर्मेशन भी है, नॉट टेस्टेड भी है, R&D भी है, सब कुछ है। बट बिल्कुल ऐसा है जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर लें कि जो भी न्यूज़ आती है उसकी कोई ना कोई सॉलिड रीज़न और सॉलिड सबूत ज़रूर होगा। मगर अगर सोशल मीडिया पे एक फेक इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ भी आ सकती है। तो इसमें जैसे फ़र्क है बिल्कुल सिमिलरली है। तो तालिब इल्म नहीं ये डिसाइड कर सकता कि क्या ये जो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि वो तो लर्नर है, उसको तो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगी या जो भी टॉपिक की नॉलेज होगी, तो वो नॉलेज जो है वो एक्वायर करने के लिए मेंटोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि लर्निंग स्टाइल्स होते हैं। लर्निंग स्टाइल में ऑडिटरी लर्निंग है, विजुअल लर्निंग है, ये सारी लर्निंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया है हमारी टेक्नोलॉजी ने। क्योंकि ऑडियो वीडियो रिसोर्सेज ने वो जो लेक्चर के ज़रिए या एक्सप्लेनेशन के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए या आंखों से जो मॉडल्स या चीज़ें टीचर दिखाकर, समझाकर, लैब में ले जाकर कराता था, हैंड्स ऑन लर्निंग, वो दूसरी रिसोर्सेज ने जो है, डिजिटल रिसोर्सेज ने रिप्लेस ज़रूर की हैं, मगर अहमियत उसकी नहीं जा सकती। आप देखें इसका इम्पैक्ट नेगेटिव एक और है कि किसी भी एडल्ट को, किसी भी सीनियर को, आज का बच्चा जो है ना वो, अब क्या कहूँ, घास नहीं डालता, कह दूँ मैं, क्योंकि पेरेंट्स की भी वो रिस्पेक्ट नहीं रही। एडल्ट जो सीनियर लोग बात करते हैं उसको कहते हैं ममा, बाबा आपको क्या पता। अगर बाबा थोड़े से सख्त हैं या फादर सख्त हैं तो फिर उसको तो शायद जुमला ना बोलें,
मगर मामा को जो है ना वो जरूर बताएंगे दिल की बात कि छोड़ें जी, आपको क्या पता, मैं गूगल कर लेता हूँ। तो दिस इज द पॉइंट। सो कभी भी टीचर की रिक्वायरमेंट ख़त्म नहीं हो सकती, उसकी सुपरविजन बहुत ज़रूरी है। टीचर का एहतराम ख़त्म हो चुका है, लिहाजा एहतराम करना चाहिए, बहुत दूर कर दिया गया है। और बच्चा जो है आर्गूमेंट्स करता है और वो अटेंटिव होकर बैठता नहीं है। दिस इज़ वेरी बिग इशू जो कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। टीचर की इज्जत माँ बाप की इज्जत है, माँ बाप की इज्जत टीचर की इज्जत है। सही, बिल्कुल। मैम, आज के दौर में किस तरह से टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को लेके चलना चाहिए? और क्योंकि अब ये वक्त की ज़रूरत है कि टीचर्स को अपडेटेड होना चाहिए, ये वक्त की ज़रूरत है कि टीचर्स भी जो है उतना हों, टीचर्स भी जो है उसी तरीके से स्टूडेंट्स को डील करें जिस तरह से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमें ऐसा टीचर मिले। अब यूजुअली मैं अपने टीचर्स की बात करूं तो हमारे टीचर्स जो मुझे पढ़ाते थे या मैंने जिनसे सीखा, या अगर मैं जर्नलिज्म की ही बात करूं तो मैंने जिन लोगों से जर्नलिज्म सीखा या न्यूज़ सीखी, कैसे न्यूज़ बनेगी, क्या एडिटोरियल होता है, न्यूज़ की फील क्या होती है, कौन सी न्यूज़ रखनी है, कौन सी न्यूज़ नहीं रखनी है, किस तरीके से न्यूज़ प्रेजेंट करनी है, उसकी एजुकेशन क्या होती है, सारी चीज़ें हमने अपने सीनियर से सीखी। तो आज भी हम अपने सीनियर्स का एहतराम करते हैं, आज भी दिल में जगह है, ये सारी चीज़ें मुझे गूगल ने नहीं सिखाई। तो इसी तरह मेरे सीनियर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे, इतने ज़्यादा अपडेटेड थे, इतना ज़्यादा जानते थे कि मुझे उनसे इतना कुछ सीखने का मौका मिला। तो आज के टीचर को कितना ज़्यादा अपडेटेड होने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट्स उनसे सीखें और उनका एहतराम भी करें। अच्छा, आज का टीचर सिर्फ सब्जेक्ट की कंटेंट नॉलेज नहीं डिलीवर कर सकता। आज का टीचर, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है 21st सेंचुरी स्किल्स। जब आप 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन डज नॉट कम फ्रॉम द बुक्स। कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो आप एक क्लासरूम के माहौल में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कोलैबोरेट करना सिखाते हैं, टीम वर्क सिखाते हैं कि हाउ डू यू। उसके अलावा इन तमाम 21st सेंचुरी स्किल्स को भी अगर वी कीप इट सेट असाइड तो हम सोचते हैं कि एम्पैथी क्या चीज होती है। लाइक बहुत सारे पेरेंट्स ये बात करते हैं होम स्कूलिंग की। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है होम स्कूलिंग का। जी बिल्कुल। तो लाइक मैं अभी 2-3 दिन पहले ये ट्रेंड अपने शो पे मैंने डिस्कस किया कि आजकल होम स्कूलिंग का ट्रेंड चला हुआ है। एक फैमिली है जिसने कहा कि जी हमने तो बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं है, वो ट्रैवलर हैं और वो कहते जी मुशाहिदात और तजर्बात से जो है वो हम सिखाएंगे। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अच्छा, बात ये है कि होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा। मैं एज अ टीचर मैं भी अपने बच्चे को घर पे ट्रेन कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा रोने के लिए, शेयर करने के लिए, केयर करने के लिए, पेन्स के लिए, गिरने के लिए और उठने के लिए। सही। तो अदर देन द सब्जेक्ट नॉलेज ना, यू आर गिविंग द चाइल्ड रेजिलियंस, करेज, टीम वर्क, कोलैबोरेशन, एक दूसरे का दर्द देखना, बांटना। तो ये तमाम चीजें कहाँ हम होम स्कूलिंग में करेंगे। उसके अलावा आज का जो टीचर है उसको सब्जेक्ट की नॉलेज ऐसे देनी है कि मेरे सामने वाला बच्चा जो है अपना लैपटॉप लेके बैठा है वो उसको क्रॉस चेक कर सकता है। तो आपको डबल श्योर होना चाहिए कि जो आप नॉलेज उनको कन्वे कर रहे हैं दैट शुड बी ट्रिपल टाइम चेक्ड बाय ऑल द रिसोर्सेज कि कोई चैलेंज ना कर सके। फिर उसके बाद से आपको बच्चों का एतमाद लेना है। उसके बाद से आपको ये कोशिश करना है कि नॉलेज का लेवल बच्चे का है ना उस पे आए, यानी कि बच्चा अगर कंप्यूटर से सीखता है तो आपको उसी तरीके से सिखाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज भी वो कॉन्सेप्ट बोर्ड पे लिख के सिखाऊं। मुझे आज उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, उसके लर्निंग इंटेलिजेंस को, उसके इंटेलिजेंस सिस्टम को मुझे रिकग्नाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल। और टीचर को स्टूडेंट के साथ ना अपनी वाइब्स मैच करनी बड़ी ज़रूरी होती है। चलिए जी, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि आज के माहौल में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, हर चीज़ का जवाब आपको गूगल से मिल जाता है, हर चीज़ आप चैट जीपीटी पे चेक कर लेते हैं, फिर एआई है, फिर बहुत सी ऐसी साइट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन चीज़ें हैं जो कि आपकी हेल्प कर रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो टीचर की अहमियत है उसको माइनस नहीं किया जा सकता। जो टीचर है वो अल्टीमेटली टीचर ही होता है, क्योंकि ये सारी नॉलेज भी आप तक टीचर ही पहुंचा रहे होते हैं। मैम, व्हाट डू यू से ऑन दैट कि अभी जिस तरीके से हम ब्रेक के लिंक में बात कर रहे थे और आपने कहा कि मैं एआई के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब एक हो गया कि एआई हमारी जॉब ले लेगा। सारा कुछ तो बता दे रहा है एआई आपके लिए एसेज लिख दे रहा है, एआई आपके लिए जर्नल राइटिंग कर रहा है। अच्छा, अब हम जब क्लास में जाते हैं तो एआई हम सिखाते हैं। मेरा काम ये है कि बच्चे को ये बताना कि देखो बेटा, परप्लेक्सिटी यूज करोगे तो रिसर्च के लिए यूज करोगे, रिसर्च के लिए करोगे। लाइक बच्चे को इसमें भी हमारी जरूरत है।
वरना बच्चा हर चीज को चैट जीपीटी कर देगा। बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सी वेबसाइट से मुझे साउंड को स्वैप करना है या फेस स्वैपिंग करनी है, क्या डार्क साइड्स हैं कैनवा की, क्या जो है ना ब्राइट साइड है। तो उधर भी टीचर की जरूरत है, उधर भी टीचर की जरूरत है। और जब वो चैट जीपीटी कर लेते हैं या एआई कर भी लेते हैं, उसके बाद भी उनको टीचर की जरूरत पड़ती है ये जानने के लिए कि ये जो ऐसे हमें एआई ने लिख के दिया है ये ठीक भी है या नहीं है, इसको कौन क्रॉस चेक करेगा। अच्छा, हम एज असातिज़ा बच्चों को ये भी बता रहे हैं, देखो आज हमारे से काम निकाल लोगे, बाद में आगे जाओगे, जर्नल राइटिंग करोगे, रिसर्च पेपर लिखोगे, उसमें अगर ये वर्ड्स आएंगे तो उसको तुम ह्यूमनाइज कैसे करोगे। ऑर्गेनिक वर्ड्स नहीं है वो, चैट जीपीटी आपका गुलाम है। मुझे ये बच्चों को बताना है, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, ये सब आपके सर्वेंट्स क्रिएट हो गए। अभी आपको किसी फोटोकॉपियर के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये लिख दीजिए, मेरा सीवी बना दे, ये आप उसको कमांड दे। अब हमें बच्चों को सिखाना है कैसे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है, कौन कौन से प्रॉम्प्ट जनरेट करने, क्या काम लेना है, 80-20 का फॉर्मूला हमें सिखाना है बच्चों को। सही, बिल्कुल सर, आप जी यकीनन ऐसा ही है। देखें, टीचर की अहमियत तो हमेशा रहेगी, चाहे टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे अभी तो ये 3rd-4th स्टेज है पाकिस्तान में, अभी तो और आगे बढ़ना है, अभी तो देखा कुछ नहीं है। मगर ये है कि जब तक हम देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है हर किसी को, आम आदमी को, पेरेंट्स को। कॉन्सेप्ट जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को जब रीड करते हैं या गो थ्रू करते हैं तो वो एक नॉलेज तो ज़रूर बन जाती है, मगर वो प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाता। जो टीचर होता है उसने प्रैक्टिकल्स किए हुए होते हैं, वो करके वो फिर उसके जो पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, जो वीकनेसेस है या स्ट्रेंथ्स है, वो बताता है उसको। तो फिर लर्नर फिर उसको वो एक्सपीरियंस करते हैं। एक वक्त आता है कि वो जिस फील्ड में भी जाता है, प्रोफेशन में, वो कामयाब होता जाता है और वो खुद भी रिसर्च करता है। ऐसा नहीं है कि टीचर एक ऐसी चीज़ हो यानी कि वो हर चीज़ बता दे, एनी की तरह आप जो बोले हैं उसको और वो जो हर चीज़ बता दे पूरा गूगल। नहीं, टीचर कभी एनी नहीं बन सकता। टीचर कहेगा कि हाउ टू लर्न, काम करना कैसे है। टीचर को चाहिए, पहले ज़माने में बल्कि कैमरे सिस्टम में आज भी डिक्शनरी 3-4 क्लास से स्टार्ट हो जाती है, रेफर करना। चलो ठीक है, आज गूगल डिक्शनरी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बच्चे को इस लायक बनाना है कि वो खुद रिसर्च करे, खुद आगे बढ़े। बढ़ना अच्छी बात है, टीचर ही तो हरफन मौला नहीं हो सकता ना। उसकी अपनी रिसर्च बच्चे की आगे बढ़ने की, आर्टिकल लिखे, क्रिएटिव राइटिंग करे, कोई चीज़ रिसर्च करे, उसको जाने समझे और अपने टीचर से गाइडलाइन ले। बात यह है कि सिर्फ हम डिग्री, और जब हमारा मैट्रिक सिस्टम तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका, वहाँ सिर्फ ग्रेड और मार्क्स के बगैर नहीं है। फिर तो वही बात है, AI जो है वो गुलाम बन जाएगी। AI के भी ऐसी डिवाइस भी आ रही है कि आप यूं करके आप घुमा दें पेपर के ऊपर, तो आपकी ओन कर्सिव राइटिंग में वो आपको लिख के दे देगी। तो क्या अगर ऐसे ही पेपर सॉल्व करने हैं या मोबाइल से देख के ही सम्स आपने जवाब देने हैं, तो फिर ऐसी तालीम का फ़ायदा क्या? तालीम वो जो काबिल बनाए, जो आपको रिसर्च करना सिखाए, आगे बढ़ना सिखाए। सर, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एग्जाम्स में हम ये बात कर रहे थे ना कि बूटी माफिया, नकल माफिया बड़े सरगर्म हैं और वो बच्चे जो हैं वो पूरे पेपर जो है वो छपाई करके आ रहे हैं और वो इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ के पास हो रहे हैं। उन लोगों को जब ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में आते हैं, कहीं जॉब्स करते हैं, जब ये कहीं किसी प्रोफेशनल जगह पर मौजूद होते हैं ना, तो वहाँ पर यकीन करें इनकी पढ़ाई की काम की कड़ी खुल जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप AI से हर चीज़ लेते हैं या मांग लेते हैं या AI से आपके सारे काम निकल रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक आप से कोई आपका एग्जाम नहीं ले रहा, तब तक आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में नहीं उतरे हैं। लेकिन जिस दिन आप अपना प्रोफेशनली काम शुरू करेंगे, वहां से आपकी स्किल्स चेक होना शुरू हो जाती हैं। Exactly, तो ये सारे शॉर्टकट और ये सारी आसानियां जो होती है ना, ये उस टाइम के लिए होती हैं जब आप स्टडी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या आपको टाइम शॉर्ट है तो आपने टाइम की कमी की वजह से ये कर लिया। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप कोई काम जो है इस तरह से नहीं कर सकते जब तक आप खुद इन्फॉर्म्ड ना हो, आपको लिखना ना आता हो, खुद आपको पता ही नहीं हो आपने ऐसे लिखना है। आपने AI से पूछ लिया, जी ठीक है मैंने जो है वो आज किसी भी चीज़ पे ज़ू पे ऐसे लिखना है, तो आपने AI से ज़ू पे ऐसे लिखवा लिया। लेकिन अगर यही बात आपको कहीं प्रैक्टिकली लिखनी पड़ जाए तो आप ज़ू के ऊपर क्या लिखेंगे? आपको तो विजन ही नहीं है। देखिए, राइटिंग एक सिर्फ सिंपल स्किल है
अभी तो पूरी दुनिया में टाइपिंग भी खत्म, Yes. अब तो वॉइस कमांड, बल्कि हाँ. अब तो ये है कि सिर्फ दो जो उसको बता दें इंस्ट्रक्शन, एआई को कंट्रोल करना बच्चों ने सीखना है, हाँ. उनसे काम लेना सीखना है। स्किल्स हम भूल चुके हैं, ना हमारे पास लाइफ स्किल्स हैं, ना कोई टेक्निकल स्किल्स हैं, ना कोई इस तरह के स्किल्स हैं। हमें क्रिटिकल थिंकिंग ही खत्म हो गई हमारे माइंड से। कुछ एजुकेशन सिस्टम, कुछ तालीमी इदारे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं। देखें, ये बड़े सगीर था, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उससे पहले बड़े सगीर जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन लिटरेटेड था, मदारिस में भी पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। यानी कि यहाँ कपड़ा बनाना और कौन कौन सी इंडस्ट्री बड़े सगीर में नहीं थी इस ग्रेटर इंडिया के अंदर, और वो आए अंग्रेज, उन्होंने यहाँ से चीज़ें सीखी। अब हम मोहताज हो गए, हमारे पास स्किल्स नहीं है, सिर्फ थ्योरी है और डिग्री है, और बस वो डिग्री भी किसी काम की नहीं है। लिहाजा वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को हैंड्स ऑन लर्निंग कराएं, ऐसे तालीमी इदारे को सपोर्ट करें, उस्ताद की इज्जत करें, उनको इनकरेज करें। दे आर पार्टनर्स। अगर वो कहते हैं कि जी आप बच्चों को तमीज़ मत सिखाइए, वो हमारा काम है, अगर ऐसा होगा तो बस सिर्फ आप इसको किसी न किसी तरीके से बस अच्छे जो है ना वो करके दे दीजिए। सही, दिस इज़ अ बिग इशू। ये मास लेवल पे इश्यूज हैं ज़्यादातर, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। एलीट क्लास तो समझती है, पढ़े लिखे फैमिली जितनी भी है समझती हैं, मगर 90% जो पेरेंट्स हैं इस तरह उनके से ये इश्यूज हैं। इसका मवाजना इस तरह से किया जा सकता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो टेस्ट हो रहे हैं, एंट्री टेस्ट हो रहे हैं, उसमें तो अब ये जितनी भी ये एआई, चैट जीपीटी और टेक्नोलॉजी का जो दौर है, जैसे तैसे करके भी लोग पेपर अपना निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में बैठते हैं और वहाँ पर जब एमसीक्यूज़ का पेपर आता है, तो वो एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना, वो लोगों को लगता है कि जी ए ऑप्शन सेलेक्ट करना है, बी या डी या इस तरीके से, वो ऐसे नहीं होता। वो है ही एमसीक्यूज़ इसलिए कि वो ये आपकी जो कारकर्दगी होती है ना पूरे साल की, वो ये जांच सकें कि आप टेक्नोलॉजी बेस हैं या आप खुद ऑर्गेनिक हैं, आपके पास खुद की इन्फॉर्मेशन है या नहीं। क्योंकि वहाँ पर आपके साथ चैट जीपीटी नहीं होता जो आपको ये बताएगा कि जी इसका आंसर आप बी कर लें या इसका आंसर आप ए कर लें। ये बिल्कुल उसी तरीके से है ये एमसीक्यूज़ वाला पार्ट, जिसमें आपकी ओवरऑल पूरे साल की जो नॉलेज है, जो कारकर्दगी है, वो चेक हो जाती है। हम अगर कोई बैठ के कोई गेम खेल रहे हैं या क्विज़ खेल रहे हैं, उस वक्त तो हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो अगर मुझे पता ही नहीं है, मेरी जनरल नॉलेज ही नहीं है, या किसी भी चीज़ में मेरी नॉलेज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं ना कि क्रीम सेलेक्ट होती है जी, बड़े यूनिवर्सिटीज़ में एनईडी हो गई, फास्ट हो गई, या कहीं पर भी कोई क्रीम सेलेक्ट होती है, तो वो इसी वजह से होती है कि वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने वाकई पढ़ा होता है, जिनको लिखना आता है, जिन्हें बोलना आता है, जिनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिनके मुशाहिदात होते हैं, और फिर जब वो वहाँ क्लियर होते हैं तो फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड में आगे वो जॉब्स करते हैं और वो लोग होते हैं कामयाब। लेकिन जो चैट जीपीटी के थ्रू आप मदद लेते हैं, बिल्कुल लें, आप अपना टाइम बचाने के लिए जो आपको लगता है कि मुझे आसानी है, लेकिन डिपेंडेंट ना हो। मैम आप क्या कहेंगे? इसके पीछे भी तो हाथ इंसानी दिमाग का है। हाँ, चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी को जो आपने कंटेंट प्रोवाइड किया है वो हाँ, हमने प्रोवाइड किया है। सही। तो आज आप बच्चों को इस बात के लिए प्रमोट करें कि तुम होने चाहिए, तुम ये लर्निंग मॉडल बनाओगे। अब वो जमाना नहीं कि बच्चे को सिर्फ ये बोले कि देखो ये टूल है, नेक्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी द मेकर ऑफ दिस टूल। यस, ठीक है, है ना, रादर देन। इसी वजह से अब टीचर्स को दे हैव टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड। वो जमाना नहीं रहा कि अरे वो तुम उस ट्यूशन टीचर के पास जाते हो, नहीं, ये जमाना है कि बोला कि वो हाँ जरूर जाओ, उसके पास जो तुम्हें नॉलेज मिलेगी वो शायद मेरे पास नहीं हो। हाँ, तो हमें ना एज टीचर वी नीड टू बी वेरी ब्रॉड माइंडेड, वी नीड नॉट टू बी एनवियस, हमें काम करना है एक टीचर फ्रेटर्निटी की तरह कि कौन किस चीज का स्पेशलिस्ट है, कौन किस चीज में माहिर है, तो वो आप उनको ही कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर बच्चा आप पे फेथ रखेगा। हाँ। चैट जीपीटी, हम बच्चे को डांट रहे हैं तुमने चैट जीपीटी से लेके आया। हाँ। नहीं बेटे, इसमें से सिर्फ 10 लाइनें ना तुम अपनी लिख लेते। हाँ। ये 6 वर्ड जो है ना तुम इसको रिप्लेस कर लो। वो तो बिल्कुल रोबोटिक, और वो लाइंस होती हैं कि जो जनरल लाइंस होती हैं वो फेक लाइंस होती हैं। अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन निकाल भी लेना और आप वो क्वेश्चन पूछें, तो आप यकीन करें वो इतने फेक क्वेश्चंस होते हैं जो गूगल के ऊपर होते हैं, वो इतने फेक क्वेश्चंस होते हैं जो कि चैट जीपीटी आपको देता है कि आप किसी से अब जब आप किसी से पूछते हैं तो डेफिनेटली उनको पता चलता है जो आपका अपना मुशाहिदा है, जो आपका अपना ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, वही आप पूछ सकते हैं। आप कभी भी चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस के लिए, एसेस के लिए, किसी कंटेंट के लिए रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको तो नहीं पता। चैट जीपीटी ने आपको तो ये नहीं बताया कि अगर आपने पूछा है कि आप कैसे हैं तो अगला बंदा ये जवाब देगा कि मैं ठीक हूँ। हो सकता है वो ये कहनी जी ठीक है इस वक्त मुझे बात नहीं करनी, तो अगला क्या निकाल के देगा आपको चैट जीपीटी। तो ये जो आपके अपने खुद के मुशाहिदात होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, ये आपने खुद ही रखनी होती है, खुद स्टडी करना होता है, अपने स्टडी आवर्स जो है वो खुद प्लान करने होते हैं। बहुत शुक्रिया सर मुख्तार हमारे शो पर आए और मैम हमारे शो पर आई, और आज का शो जो है ना वो इस तरह का शो रहा है हमारा कि जितनी बात की जाए मैम
उतनी कम है मतलब इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये वाकई बच्चों की ग्रूमिंग के लिए, स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए जो है बहुत ज़रूरी है। खुद पढ़ें, खुद मेहनत करें और फिर ChatGPT भी यूज़ करें, AI भी यूज़ करें और इन्जॉय करें कि आपको कितना ज़्यादा आता है। तब मज़ा आएगा आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करने का जब खुद आपके पास नॉलेज होगी। तो शो से फ़िलहाल इतना ही। आज का शो कैसा लगा इसका फीडबैक हमारी सोशल साइट पर ज़रूर दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।